मेरी शादी आंचल से हुई थी। काफ़ी सुलझी हुई लड़की थी और मुझे ऐसी लड़की पसंद है। लेकिन मसला उस वक्त शुरू हुआ जब आंचल प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का सलाह दे दिया क्योंकि वह अंदरूनी तौर पर कमज़ोर थी। मेरे घर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बेड रेस्ट पर बैठा कर संभाल सकता, इसलिए मजबूरन मुझे अपनी यह बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी। क्योंकि मैं इंडिया में अकेले रहता था, मेरी बस एक माँ थी जो कमज़ोर और बीमार थी और मेरा बड़ा भाई उसे दुबई ले गया था। मैं अपनी माँ को वापिस नहीं बुला सकता था और आंचल जरा सा चलती फिरती तो हाँफने लगती थी। सास ने जब मेरी यह बात सुनी तो मेरी छोटी साली को मेरे घर भेजने के लिए तैयार हो गई। वह सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन थी शायद थोड़ी सी बावली। हमारी शादी पर भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी आगे से उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही दे दिया तो शर्माने लगती। दुपट्टा मुंह में डाले शर्माकर ड्राइंग रूम में बाहर चली जाती। उसकी यह हरकत लगी तो बड़ी अजीब थी, लेकिन 12 साल मैंने कोई खास ध्यान नहीं दी थी। उधर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी मेरी बीबी और मेरी सास की बातें सुन रही थी। अब मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी या शर्मा रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर शर्मा भी रही थी तो क्यों शर्मा रही थी। मेरी सास ने उसको बोला कि निशा अपने कपड़े बैग में डालो, जीजा तुम्हें लेने आए हैं। यह सुनकर वह फौरन से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बैग उसके हाथ में था। मैं बाइक पर उसकी सास के घर आया था, इसलिए अपनी बाइक पर ही उसको मैंने बिठाया था। मैंने उसका सामान आगे रखा और पीछे बैठने का इशारा किया। हालांकि मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधे से पकड़ा। यहाँ तक तो बात समझ आ रही थी। वह मेरे साथ बैठ गई। मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता तय हुआ उसने अपना हाथ कंधे से हटाकर मेरी कमर पर रखी और धीरे धीरे वह मेरे करीब होने लगी। मैंने अपने दोनों बाजू कमर से लेते हुए वह आगे की तरफ से मेरी सीना पकड़ चुकी थी और मेरे बिल्कुल साथ जुड़कर बैठ गई थी। बाइक चलाते चलाते मुझे बड़ी जोर का झटका लगा। शुक्र है कि मैं अभी मेन रोड पर नहीं था, वरना अचानक की जाने वाली इस हरकत से मैं बौखला गया था और एक्सीडेंट भी हो सकता था। मैंने एकदम से मोटरसाइकिल पर साइड में खड़ी की। मैंने कहा, यह तुम क्या कर रही हो निशा, हटाओ अपने हाथ। मेरे ख्याल लहजे पर वह शायद घबरा गई। उसने फौरन से अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा, पीछे स्टैंड मौजूद है और अगर तुमने पकड़ना है तो तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर पकड़ सकती हो। मैंने तुझे आज तक कभी किसी ने यूँ नहीं पकड़ा, कभी कोई यूँ मेरे साथ जुट कर नहीं बैठा। मेरी बात सुनकर वह फौरन से सही हो गई। मैं उसे घर ले आया। आंचल उसे देखकर बहुत खुश थी। सारा काम आंचल ने निशा के सर पर डाल दिया था। नाश्ता तक वह आंचल को कमरे में करा देती थी। मेरी ऑफिस के कपड़े भी वही इस्त्री करती थी। मैं अपने वॉशरूम में नहा रहा था। अक्सर आंचल की जब तबीयत खराब हो जाती तो वो कमरे से बाहर निकलकर क्लाउज में बैठी हुई रहती थी। अभी भी वह बालकनी में जा चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। निशा मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी।
जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया ही पहने हुए था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया उसके सामने निशा को देखकर मेरे गुस्से से बुरा हाल था। वह शायद मेरे इस्त्री कपड़े रखने के लिए वहाँ आई थी, लेकिन वह वापस जाने के बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर आंचल की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर फौरन से घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई शर्म है तुम्हारे अंदर? कहने लगी, मैंने कहा, वह क्या? मैं दफा हो जाओ मेरे कमरे से बाहर। अजीब बेवकूफ़ लड़की हो तुम। मेरे यूं डांटने पर मोटे मोटे आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गुस्से में अपना कपड़ा बदला। कमरे से बाहर आया तो वह आंचल के साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगी, मुझे वापस छोड़कर दीदी आओ, मुझे नहीं रहना आपके घर। जीजाजी हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मुझे आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी थी इसलिए मैं लगा रही थी। मुझे कमरे से बाहर आते देख आंचल भी मुझे घूरने लगी। कहने लगी, वरुण कमाल करते हैं आप, बच्ची ही तो है मेरी बहन। आपने कितने बुरे तरीके से उसे डांटा है। सारा घर का काम उस पर आन पड़ा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने तो कभी इसे कोई काम नहीं करवाया। अगर वह मेरी मजबूरी की वजह से यहाँ आ गई है तो आपको अपना रवैया, उसके व्यवहार, उसके प्रति थोड़ा सा तो बदलाव लाना पड़ेगा। आप उसे डांटते फिरते चलोगे तो कैसे चलेगा? मैंने आंचल को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी मजबूरी पर हैरान भरी नज़रों से उसे देखने लगा। उसे समझाना चाहिए था कि किसी मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। मुझे निशा से चिढ़ थी और उससे चिढ़ी होने लगी थी क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक बार मैं थका हुआ जल्दी घर आ गया। देखा तो घर बिल्कुल खाली था। मैंने दरवाज़ा की चाबी मेरे पास ही होती है। मुझे लगा शायद निशा अपने कमरे में होगी क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं अपने कमरे में आया तो आंचल मुंह तक चादर ओढ़े सो रही थी। जब से आंचल उम्मीद से हुई थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कहती थी डॉक्टर ने सावधानी बताई है। वैसे उसे देखकर तो मेरा दिल गुस्ताखी करने को चाह रहा था। मैंने कमरा बंद किया और लॉक कर लिया। अपने ऑफिस का बैग मैंने एक तरफ रखा और बेड पर आंचल के साथ जाकर लेट गया। 1 महीने से उसने मुझ पर पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए सोचा कि आज सोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लूँगा। मैंने लैंप ऑफ कर दिया और उसके चादर उठाकर उससे बिल्कुल करीब लेट गया। कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं वरुण? मैंने उसकी बातें ख़त्म नहीं होने दी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा। मैंने कहा, बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। 1 महीना हो चुके हैं। आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी इससे पहले कि मैं उसके करीब आता, बाहर गेट की बेल बजी। मुझे हैरानी हुई, उस वक्त कौन हो सकता है? मैंने उसके लैंप खोला। मैंने तो होश उड़ गया। आंचल की जगह निशा लेटी थी, जो उस वक्त बदहवास थी। फौरन उसने अपना दुपट्टा बेड के साइड पर से उठाया और खुद पर ओढ़कर कमरे में से बाहर निकल गई। मेरे तो गुस्सा और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। वह कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद आंचल फूले हुए सांसों से कमरे में आई। उसने दुपट्टा ओढ़ रखी थी। मैंने कही, बाहर से आई हो? आकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने सर से दुपट्टा एक तरफ उतारते कहने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ गई थी? कहने लगी, मेरे पेट में बहुत
तकलीफ़ थी, इसलिए मैं पड़ोसी के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके पास गाड़ी है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉक्टर से चेकअप करवा कर अभी आई हूँ। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे फ़ोन पर क्यों नहीं बताया? कहने लगी, क्या हो गया आपको वरुण? आप ऑफिस में होते हैं, कामों में उलझे हुए होते हैं, मैं आपको क्या परेशान करती। इस हालत में औरत का तबीयत कुछ ऐसी रहती है, बस पहली बार है ना, इसलिए मुझे ज़रा डर सा लग रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ मेडिसिन उसने लिख कर दी है। दिन ब दिन वह मुझे कमज़ोर लगती जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे फ़िक्र यह थी कि कहीं निशा अपनी बहन को यह ना कह दे कि मैं शायद आंचल से नज़रें भी ना मिला पाता। जो कुछ हुआ था वह एक इत्तेफाक हादसा था। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल आया। निशा उस वक्त किचन में रोटियां बनाने में लगी थी। मैं किचन में गया, वो रोटियां बना रही थी। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल दिया। मैंने अपनी नज़रें झुकाई थी क्योंकि गलती मेरी ही थी, लेकिन कसूर सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, निशा का भी था। अगर आराम करना ही था तो वो अपने कमरे में भी कर सकती थी। मेरे कमरे में उसे लेटने की क्या ज़रूरत थी? दरअसल मैं नहीं चाहता था कि यह बात आंचल तक पहुँचे। मैंने उसे कहा कि मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ अपनी बहन से कुछ न कहना। मेरा लहजा ज़रा सख्त है। वह खामोश ही रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यह बात बड़ी नरमी से करनी चाहिए, कहीं मेरे गुस्से भले लहजे को सुनकर बात खराब ना हो जाए। मैंने कहा, निशा देखो, जो कुछ भी हुआ वह महज एक इत्तेफाक था। पहले तो तुम्हें मेरे कमरे में सोना ही नहीं चाहिए था, फिर तुमने मुंह पर चादर ओढ़े रखा था। मैं नहीं जानता था कि मुझे लगा कि तुम आंचल हो, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन प्लीज़ यह बात आंचल को मत बताना। मेरे नरम लहजे को सुनकर वह कहने लगी कि मुझे आंचल दीदी ने ही कहा था कि मैं उनके कमरे में रहूं। मैंने कहा, चलो ठीक है, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। वह फ़ौरन मेरी बात मान गई। मैंने सुकून का सांस लिया। फिर वक्त तेज़ी से गुजरने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी निशा से काफ़ी हद तक बातचीत शुरू हो गई थी। वह अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी, लेकिन आंचल की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, उसका सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगा। उसमें बहुत खून की कमी थी। आए रोज़ मैं कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता, कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे, रंगत पीली सी होने लगी। डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए थे, शायद यही वजह थी कि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। 9 माह में तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे व्हीलचेयर लानी पड़ी, क्योंकि वह चलने फिरने से बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, इसलिए मैं और निशा उस अस्पताल ले गए, लेकिन उसके ऑपरेशन में भी बहुत अड़चनें आई थी। 1 घंटे के बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई। नर्स के हाथ में, दोनों हाथों में बेटे पकड़े हुई थी। अपने बच्चों को देख मैं खुशी से दीवाना सा हो गया था। मैंने दोनों को
अपने गोद में भरकर प्यार किया। निशा ने मुझसे एक बेटा ले लिया। प्यार करने लगी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल खटका था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर वरुण, आपकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि उसे क्या हुआ है। वह कहने लगी कि वह सर्वाइव नहीं कर पा रही है, उनके पास बस कुछ ही देर बची है। आप प्लीज़ जाकर उनसे मिल लें। यह सुनना था, मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, आप होश में तो हैं? आप मुझसे क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता। मेरी आंचल को मैंने अपना बच्चा नर्स को पकड़ाया और फ़ौरन कमरे में चला गया। वह खींच खींच कर सांस ले रही थी। मैंने उसके पास गया तो उसकी आंखों से आंसू बह रही थी, तकिए में सूख रही थी। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, तुम नहीं होगी, तुम्हें मैं पानी की तरह पैसे बहा दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वो बहुत उखड़े उखड़े स्वर ले रही थी, टूटे फूटे लफ्ज़ बोलने लगी। कहने लगी, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास कुछ बहुत कम ही वक्त बचा है। उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से दबाया था। कहने लगी, वरुण, मेरे बच्चे के लिए सौतेली माँ मत लाना। ऐसा करो, निशा से शादी कर लो। यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। इस अचानक से हालत के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उसके हाथों को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगा। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें, भगवान के लिए आंचल, ऐसी बातें मत करो। लेकिन उसका सांस बुरी तरह से उखड़ने लगा। मैंने डॉक्टर को बुलाना शुरू कर दिया। मैंने चिल्लाकर पूरा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। डॉक्टर ने नर्स से फ़ौरन ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा। पूरा स्टाफ आंचल के इर्द गिर्द खड़ा हो चुका था, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वह मुझे देखे जा रही थी, जैसे मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही हो, जैसे मुझे आंखों में समा लेना चाहती हो। मेरे आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरा गिनती उन मर्दों में होता था जो अपनी बीवी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशों और जज्बात रखते हैं, और एक बीवी की जिम्मेदारी होती है वफादार होता है। आंचल से मेरी ऐसे ही दिली रिश्ता था। उसका धीमा मिजाज मेरे दिल में उसके लिए एक अलग मुकाम बना चुकी थी। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैंने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। मैंने सारे जज्बात सिर्फ आंचल के लिए ही थे, जो मुझसे बस एक निवेदन करके जा चुकी थी। उसके मुर्दा शरीर को देखकर मुझे, उसकी खुली आंखों को देखकर, उसकी बेजान हाथ को अपने हाथ में देखकर मुझे लगा जैसे अंदर से किसी ने मेरी आत्मा खींच ली हो। मैं उसे उठाने लगा, दोनों बाजुओं से पकड़कर झकझोरने लगा। मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अभी तो हमने ज़िंदगी साथ गुजारनी थी। हमने वक्त ही कितना गुजारा था, लेकिन वह जा चुकी थी। लेडी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हौसला रखें। अभी तक निशा इस बात से अनजान थी कि आंचल हमें छोड़कर जा चुकी है। जब मैं कमरे में बाहर आया तो कहने लगी, दीदी तबीयत कैसी है जीजू? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को उसके हाथ से ले लिए। मैंने कहा, वह हमें छोड़कर जा चुकी है, अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। यह सुनकर कि वह रोने लगी। कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी सास को फ़ोन करने लगा। यह
कयामत थी जो हम पर टूटी थी। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बच्चों उस वक्त निशा के पास थे। वह भी रोए जा रहे थे। 2 दिन निशा और मेरी सास मेरे घर पर ही रहे। फिर मेरी सास कहने लगी, हमें अपने बच्चों को अपने घर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने उस वक्त कोई ऐतराज़ नहीं किया था। सब लोग घर से जा चुके थे। मैं तन्हा अपने घर में रह गया था। मैं था या फिर आंचल की यादें थी। और अभी हंसती मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकलेगी, कहेगी, वरुण आप क्यों उदास हैं? मैं यहीं हूँ आपके पास। 1 महीने गुजर चुके थे। मेरे अपने ऑफिस भिजवाई कर ली थी। रोज़ाना कुछ देर के लिए ही मैं अपने ससुराल जाता, अपने दोनों बेटों के साथ कुछ वक्त गुजारता, वापस लौट आता। 6 माह ऐसे ही गुजर गए। मेरे कॉलेज मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रहे थे, लेकिन मैं इसके लिए जहनी और तैयार नहीं था। होश तो मेरे उस वक्त उड़े जब मेरी सास ने मुझे यह कहा कि निशा का रिश्ता आ रहा है, इसलिए मैं अपने बारे में संजीदगी से कुछ सोचूं, क्योंकि निशा का आने वाला रिश्ता काफ़ी अच्छे घर से आया था। मेरी सास का इरादा था कि उसकी शादी कर दे। कहने लगी कि देखो, रोज़ रोज़ अच्छे रिश्ते नहीं आते बच्चियों के, और वह लोग बहुत जिद कर रहा है, वरना मैं 1 साल का वक्त ले लेती, निशा की मंगनी कर देती। तब तक राहुल और सूरज भी बड़े हो जाते हैं। तुम भी अपने बारे में कुछ अच्छा सा फैसला कर लेना। लेकिन उन दोनों की शादी की बहुत जल्दी है। इसलिए कुछ माह में ही तुम अपनी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर लो। मेरी बूढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं कि मैं दोनों नवासों को संभाल सकूं, वरना कभी भी मैं अपनी बेटी की औलाद को सौतेली माँ के हवाले न करती। आंसू बहती हुई मेरी सास ने कहा था, लेकिन मैं गुमसुम बैठा हुआ था। दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में लाने का मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर मेरे बच्चों मेरी बीवी की आखिरी निशानी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गैर औरत आए और उनके साथ सौतेला वाला बर्ताव करे। मैंने कहा, आप निशा के रिश्ते के लिए इनकार कर दे। यह सुनकर मेरी सास मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ठीक है, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। राहुल और सूरज छोटे हैं, लेकिन इसके लिए खुदगर्जी का इजहार मत करो। आजकल अच्छे रिश्ते वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इससे पहले कि मेरी सास और कुछ कहती, मैंने कहा, आप मेरी शादी निशा से कर दें। आप जानती हैं मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं राहुल और सूरज के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। निशा उसकी मौसी है और अभी तक माँ बनकर ही उसे संभाल रही है। जैसे परवरिश वह कर सकती है, कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती। मेरे घर में निशा को कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। कहने लगी, मैं तुम्हारा ससुर से बात करके तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि आने वाला रिश्ता उन्हीं के दोस्त के बेटे का है और हम तो दबे लफ्ज़ों में हाँ भी कह चुके हैं। मैंने कहा, आप इनकार कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ निशा से ही शादी कर सकता हूँ, क्योंकि यह आंचल की भी आखिरी ख्वाहिश थी। इस दुनिया से जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके बच्चों पर सौतेली माँ नहीं लाऊं। तो मुझे अगर शादी करनी भी है तो मैं निशा से ही करूँगी। यह बात सुनकर मेरी सास बिल्कुल चुप हो गई। अगले 2 रोज़ के बाद जब मैं गया तो मेरे सास ससुर दोनों मेरे सामने बैठे थे। आंचल की यही ख्वाहिश थी तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैंने कहा कि मैं यह सादगी से कहना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन निशा की तो पहली शादी है ना।
कोई ना कोई ख्वाहिश होगी। पहले ही वह अपनी बहुत सी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे चुकी है सिर्फ अपनी बहन की वजह से, इसलिए उसकी शादी वैसे ही होगी जैसे होती है। उसकी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया। उनके सिर्फ निशा नज़र आ रही थी, निशा की ख्वाहिश नज़र आ रही थी। मैं नहीं नज़र आ रहा था, यह नहीं नज़र आ रहा था कि उनकी एक बेटी हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी है। मेरे दिल में तो न शादी की ख्वाहिश थी न बीवी के लिए जज्बात। निशा से शादी मेरी सिर्फ मजबूरी थी, लेकिन मैंने कोई ऐतराज़ नहीं किया था। शादी हमारी अगर बहुत धूमधाम से नहीं हुई थी तो बहुत सादगी से भी नहीं हुई। वह दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए गैर अहम थी। मैंने उसे नज़र भर कर भी नहीं देखा था। विदा होकर वह मेरे घर आ गई। मेरे दोनों बेटों उस वक्त रोए जा रहे थे। वह कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और मैं बाहर अपने बच्चों को बहला रहा था। बड़ी मुश्किल से वह दोनों सोए थे। मैंने दोनों को कंधे से लगाया और जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा, मुझे निशा की बातें की आवाज़ आ रही थी। वह फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी और तो बातें वह कर रही थी, मेरे दिल सीने में थम सा गया। वह कह रही थी कि उसे शुरू से मैं बहुत पसंद था, शायद अपनी दोस्ती के साथ दोस्त से बात कर रही थी कि मुझे वरुण की पर्सनालिटी शुरू से ही बहुत आकर्षित करती थी। मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने हमेशा दुआओं में उन्हें ही मांगती थी कि मेरी शादी जिससे हो वो बिल्कुल ही वरुण के जैसा हो, ऐसे ही शक्ल सूरत हो, ऐसे ही मिजाज हो। और देखो मेरी दुआओं का असर है कि मुझे भगवान ने वरुण ही दे दिया। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। उनकी दुआओं ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली थी। मुझे वह पहले भी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन वह बात सुनकर तो मुझे जैसे आग से लगी, जैसे खुदगर्ज लड़की थी, सिर्फ अपना सोचा। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी बीवी, मेरी आंचल छीन ली। मैं बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसके चेहरे की खुशियाँ गायब हुई। उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। बेड से उठकर फ़ौरन मेरे पास आई, मेरी गोद से राहुल को उठाया और बेड पर लिटा दिया। मैंने सूरज को भी बेड पर लिटा दिया। दुल्हन के जोड़े में उसकी हर श्रृंगार मेरे लिए कर रखी थी। हाथों में चूड़ियाँ थी, जेवर था, बालों में गजरे भी लग रहे थे। खुश भी बहुत थी। जाहिर है उसे इसकी मोहब्बत जो मिल गई थी, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़ कर मिली थी, इसलिए मैं भी सोच चुका था कि उसे छूऊंगा नहीं। दोनों बच्चे सो चुके थे। वह बेड पर बैठी थी, शायद इसी इंतज़ार में थी कि मैं उसके पास बैठूंगा, उसके हुस्न की तारीफ़ करूंगा, उसके मुंह दिखाई का तोहफ़ा दूंगा और उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आऊँगा। मैंने बड़े सख्त लहजे में उससे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों बैठी हो, खड़ी हो यहाँ से? मेरी सख्त लहजे को सुनकर वह फ़ौरन से खड़ी हो गई, मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा, जहर लग रही हो तुम। मुझे इस तरह सजी सवरी दुल्हन बनी हुई। जाओ, जाकर अपना कपड़ा बदलो, उतारो यह सब कुछ। मेरा लहजा सुनकर वह हक्की बक्की मेरी तरफ देखने लगी। उसे यूँ देखकर मैंने बड़े गुस्से से उसे देखा। मैंने कहा, हिंदी समझ नहीं आती तुम्हें? क्या कह रहा हूँ मैं? जाओ यहाँ से और अपने कपड़े बदलो। तुम इस घर में सिर्फ एक मेरे बच्चों की माँ की हैसियत से आई हो। मुझ पर कोई हक नहीं है तुम्हारा। मजबूरी की शादी है ये। मोहब्बत मुझे आंचल से थी और सिर्फ उसी से रहेगी। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। बाकी तुम्हें मेरे घर को कोई तकलीफ़ नहीं मिलेगी। खाओ पियो ऐश करो, लेकिन बस न मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और न ही जिंदगी में। यह कहकर मैं बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास जाकर रुक गया। मैंने उससे कहा कि इन बच्चों के साथ यहीं सो जाना, मैं जाके बाद में दूसरे कमरे में
सोया करूँगा, यह कहकर अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर के आ गया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। मुझे बार बार निशा पर गुस्सा आ रहा था। कैसी खुदगर्ज बहन थी जो बहनोई पर घटिया नज़रें रखती हुई थी। उसे शर्म नहीं आती? अगर देखा जाए तो बहनोई का रिश्ता बड़े भाई जैसा होता है। जैसे लड़की थी उसकी बहन का सुहाग पर बुरी नज़र रखी हुई थी। मुझे उसकी हरकत याद आने लगी। इसका मतलब वह जो कुछ कर रही थी जानबूझकर करती थी, जानबूझकर मेरे कमरे में लेटी थी, जानबूझकर बाइक पर मेरे साथ चिपक कर बैठती थी। यह सब बातें सोचकर मेरे खून खोल उठता था। इतना सोच चुका था कि लड़की को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। न जाने उसने किस तरह से दुआएं मांगी कि मेरी आंचल को मुझसे छीन लिया। अपनी ही बहन के लिए वह मरने की दुआ मांगती थी ताकि मुझे बा सके। मैं जितना निशा के बारे में सोच रहा था उतना ही मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे बच्चे की मजबूरी न होती तो मैं शायद उसे कभी न अपनाता। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई थी। शायद रात भर रोती रही थी। शायद यह देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने सरसरी सी नज़र उस पर डाली थी। निशा टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, साथ साथ राहुल और सूरज को भी बहला रही थी। पीछे नज़रों से मुझे भी देख रही थी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। रात को जब मैं वापस आया तो वह तैयार होकर मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था। एक बार मैं घर पर आया तो कहने लगी कि क्या हुआ है आपको, मुझसे किस बात पर नाराज़गी है? मैंने आपसे क्या कहा है? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे तो आप सिर्फ अपने बच्चे के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे, तो आप मेरे माँ बाप के साथ कह देते ताकि उनके आगे किया। और कहर भरी नज़रों से उनकी आंखों में आंखें गड़ाए हुए मैंने कहा मुझे अभी नहीं मालूम था कि तुम इतना खुदगर्ज हो सकती हो। अपनी खुदगर्जी के खातिर तुम अपनी बहन को भी मरवा सकती हो। यह सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत बदली। कहने लगी यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम जो अपने दोस्त के से कह रही थी कि मुझे भी अगर मालूम होता ना कि अंचल तुम्हारी गलत दुआओं की बदौलत मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अभी तुमसे शादी न करता। मेरी मजबूरी, मेरे बच्चे हैं, तभी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसी नज़रें रखते हुए? मैं तुम्हारी अपनी छोटी बहन समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। इसलिए शुक्र करो कि तुम्हें अपने घर पर बर्दाश्त कर रहा हूँ। वह कहने लगी आप गलत समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं आपकी गलतफहमी है। लेकिन मैं उसकी बात पर नहीं सुन रहा था। फिर वह चुप चुप सी रहने लगी, सिंपल कपड़ों में रहने लगी, मुझे बात भी नहीं करती थी। हाँ, बस मेरे काम कर दिया करती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरे बच्चे 3 साल के हो चुके थे। मैंने उनकी स्कूल में एडमिशन करवा दी। एक बार बच्चे की शॉपिंग करने के लिए उसे अपने साथ ले गया। हम शॉपिंग कर रहे थे कि उसकी दोस्त निशा को पहचान कर उसके पास आ गई। वह उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ गायब हो गई, ना फ़ोन पर बात करती हो ना कोई बातचीत करती हो। मैंने उसे दोनों को देखकर उस शॉपिंग
से बाहर निकल गया। उन दोनों दोस्तों के बीच मेरी क्या काम। मैं बच्चों के लिए इर्द गिर्द चीज़ें देखने लगा। कुछ देर बाद जब मैं उसी दुकान से वापस आया तो दोस्त की बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। वह कह रही थी कि अभी तक मेरी भाई ने शादी नहीं की है। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। रिश्ता तक पक्का हो चुका था और तुमने अपनी बहन की खातिर, अपने भांजों की खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया। तुम्हें क्या मिला ज़िंदगी से? अपने आप को देखा है तुमने? लग ही नहीं रहा कि तुम्हारी शादी को 3 साल गुजरे हैं। अपना चेहरा देखो कितना मुरझा गया है। न हाथों में जेवर है, न कानों में, न चेहरे पर कोई मेकअप है। कैसी ज़िंदगी गुजार रही हो तुम? अगर कोई मेरा भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी तो मोहब्बत के दावे तो तुमने भी किए थे, लेकिन अपने भांजों के खातिर जो कुछ शादी की रात तुमने फ़ोन पर मेरे भाई से कहा था, उसे अभी भी उन बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत के लिए जलते हुए दिए उसने भी देखे हैं। तुमने झूठ बोला था उससे और उसे तुम्हारे झूठ पर एतबार नहीं है। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया। कहने लगी कि मेरी बहन ने मुझे बचपन में बहुत प्यार से पाला था। मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, मुझे कोई कमी नहीं होने देती थी। फिर कैसे मुसीबतों में मैं उसके बच्चों को सौतेली माँ के हवाले कर दूँ? मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। मैं सारी बात समझ चुका था। शादी के रात जो बात मैंने सुनी थी वह निशा उस लड़के से कर रही थी ताकि वह पीछे हट जाए और मैं उसे गलत मायने में ले गया। मैंने सच जानने की कोशिश तक नहीं की और पिछले 3 साल से मैंने उसे सज़ा दी। मैं दुकान के अंदर आ गया। निशा और दोस्त मुझे देखकर दुकान से बाहर निकल गए। बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई। मैं उसे एक चूड़िया का स्टॉल पर ले गया। मैंने रंग बिरंगी चूड़ियाँ निकाली। वह मुझे हैरानी से देख रही थी। उसके हाथों को थामकर मैंने खुद उसके हाथों में वो चूड़ियाँ पहनाई। वो थरथराई आंखों से मुझे देख रही थी, जिसमें आंसू झिलमिल करके झलक रहे थे। मैंने उसकी फैंसी कपड़ा लेकर दिया। घर जाकर मैंने उससे कहा, आज रात को यह पहनकर तैयार हो जाए। उसे मैंने कुछ भी नहीं कहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो राहुल और सूरज सो रहे थे। वह खामोशी से बेड पर बैठी थी। तैयार होने के बावजूद उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। मैंने उसके हाथों में सोने के कंगन पहनाए। उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं वाकई गलत था। मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी यह बात सुनकर वह शर्मिंदगी से रोने लगी। कहने लगी, मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई जज्बात नहीं थे और शायद अब भी नहीं है। बेहतर है कि आप मुझे राहुल और सूरज की माँ ही समझें। वह यह कह रही थी कि यह कहकर वह बेड से उतर खड़ी हो गई। इससे पहले ही वह नाराज होकर जाती, मैंने खड़े होकर उसके हाथ थाम लिया, उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, सॉरी, आज मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम्हारे साथ ज्यादती करते करते बस यह आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। वह मेरे साथ लगे रोए जा रही थी। मैंने उसे खुद से न जुदा किया न उसे रोने से रोका। मैं चाहता था कि वह अपने दिल का सारा गुब्बारा निकाल दे। आज पहली बार मुझे अपनी की हुई गलती पर अफसोस हो रहा था। धन्यवाद।